बच्चों कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा था। आपने उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। और अब आपके सामने यदि निम्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इनकी रिएक्शंस आसानी से कर लोगे। बट मैंने कल आपसे कहा था कि मेरी इस टेक्निक में कुछ एक्सेप्शन है, उनको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकांश एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। विशेष रूप से फिनॉल की नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो ये वाली है, और सेकंड एनिलीन का नाइट्रेशन। तो ये जो दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चंस को आपको अलग से देखना होगा। बट बच्चों, मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी कि अभी मैं केवल आपकी 12th की एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही शॉर्ट में केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आसानी से कैसे करोगे, इसके लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है। इसलिए कंपाउंड की नेमिंग भी मैंने बहुत ही शॉर्ट में पिछले पार्ट 1 से लेकर के 4 के वीडियो में केवल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्हें बिल्कुल भी फार्मूले बनाने नहीं आते हैं, सिंपल टाइप के फार्मूलों के नेम भी नहीं आते हैं, नहीं आती है। मैं इस सीरीज़ के बाद कंपटीशन के लिए डिटेल्स में नेमिंग और अन्य लेसन पर वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, जिससे मेरे द्वारा वीडियो अपलोड जैसे ही किए जाएंगे आपको आसानी से पहले मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले इस फिनॉल की ये जो 4 रिएक्शंस है, इन 4 रिएक्शंस में आपको क्या ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कल ये कल जो मैंने जो है यहाँ पर हेलोजनेशन, दूसरा जो है आपका सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और नाइट्रेशन, इन पर हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो फिनॉल में क्या है कि ये चारों टाइप की जो रिएक्शन है ये दो अलग अलग कंडीशन में होती हैं। अब हम कल वाली टेक्निक के बेसिस पर यदि हम बात करें तो ये हेलोजनेशन जो है, जिसमें Br2 जो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व है, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के रूप में लिया गया है। तो इस Br2 की रिएक्शन बिल्कुल कल जैसे ही होगी जैसे इस आर्थो पे और इस पेरा पर अटैक होगा, और यहाँ से H और यहाँ से H निकलेगी। दोनों स्थानों की H जो है वो यहाँ के Br के साथ HBr के रूप में रिमूव हो जाएगी, और यहाँ का ब्रोमो जो ग्रुप है वो इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पर इस तरह से ऐड होकर के इस तरह से आर्थो और ब्रोमो आइसोमर दोनों ही यहाँ पर बनेंगे। इसी तरह से सल्फो सॉरी इसी तरह से एल्काइलेशन जो है, उस एल्काइलेशन भी में भी आर एक्स की जो रिएक्शन है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगी, और यहाँ पर भी एल्काइलेशन में भी ये जो आर जो ग्रुप होगा वो आप देख रहे हो कि इस आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। और इसी प्रकार से ये जो नाइट्रेशन आप देख रहे हो, जो डाइल्यूट HONO2 प्लस H2SO4 इस मिक्सचर के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप इस आर्थो और पैरा पोजीशन पर इस तरह से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि फिनॉल में हेलोजनेशन, सल्फोनेशन सॉरी एल्काइलेशन और नाइट्रेशन जो है, ये तीनों की तीनों जो रिएक्शन है एक एक कंडीशन वाली बिल्कुल कल जैसे ही हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि हेलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन जो है वो दो दो स्टेप में हो रही है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जैसे हेलोजनेशन की जो सेकंड स्टेप है, जहाँ पर आप इस ब्रोमीन की रिएक्शन जो है वो वाटर में डिजॉल्व करवा रहे हो, यानी यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट जो है वो वाटर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है वाटर में ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करती है, इसलिए ब्रोमीन यहाँ पर ये जो दोनों आर्थो पोजीशन है फिनॉल की, ये दोनों आर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, इन तीनों ही पोजीशन पर एक साथ अटैक करती है, और तीनों ही पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करके, ये तीनों हाइड्रोजन है यहाँ पर इस Br के साथ, चूंकि यहाँ पर हम 3 Br लेंगे, Br2 लेंगे, तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन जो है वो यहाँ की एक Br के साथ 3 HBr के रूप में निकलेगी, और इस फिनॉल की रिंग के इन तीनों ही पोजीशन पर Br जो है
वो जुड़ेगी, इस अर्थो पोजीशन पर भी, इस पैरा पोजीशन पर भी, और इधर वाली इस अर्थो पोजीशन भी। इस तरह से आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि फिनॉल में फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है ये तो बिल्कुल हमारी पुरानी टेक्निक पर ही हो रही है, लेकिन हेलोजनेशन की जो सेकेंड रिएक्शन जो है वो आपको स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है और इन तीनों ही पोजीशन के ऊपर अटैक करके तीनों ही पोजीशन पर इस तरह से जुड़ती है और ये आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट बनाती है। इसी टाइप से आप इधर नाइट्रेशन में देख सकते हैं। नाइट्रेशन में फर्स्ट वाली जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी पुरानी टेक्निक के बेसिस पर ही हो रही है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है। लेकिन नाइट्रेशन की सेकंड कंडीशन में जो है ये जो आपका नाइट्रिक एसिड जो है वो हमने कैसा लिया है, कंसनट्रेट लिया है। क्योंकि कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए ये भी हेलोजनेशन के जैसे ही ये नाइट्रिक एसिड का ये जो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इसकी इन तीनों ही पोजीशन से एच को रिमूव करती है और तीनों ही पोजीशन की एच जो है इस HONO2 की इस OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो जाती है। और नाइट्रेशन में ये जो नाइट्रो जो ग्रुप है NO2, ये NO2 इस फिनॉल की तीनों ही पोजीशन के साथ जुड़ती है, जिसमें से एक पोजीशन इसकी ये अर्थो वाली होती है, दूसरी पोजीशन ये पैरा वाली होती है और थर्ड पोजीशन भी ये जो है आपकी अर्थो वाली होती है। और इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनती है, जिसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप इन दोनों रिएक्शनों को ध्यान से देखिए कि हेलोजनेशन और नाइट्रेशन जो है इसकी फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारी टेक्निक के हिसाब से ही हो रही है, जबकि इनकी जो सेकंड जो रिएक्शन है वो तीनों ही पोजीशन के ऊपर अटैक करके अपने ग्रुप को वहाँ पर ऐड कर रही है। तो ये तो हमारी दो रिएक्शनों के बारे में बात हो गई है। इसी तरह से सल्फोनेशन की भी हम बात करें तो सल्फोनेशन की दोनों ही रिएक्शनें जो है वो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जब हम सल्फोनेशन करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि लो टेम्परेचर यदि आप रखेंगे उस कंडीशन में इसकी केवल इस अर्थो पोजीशन से ही ये वाली H निकलेगी और वो इस OH के साथ जो है H2O के रूप में रिमूव हो जाएगी। और सल्फोनेशन में ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो इस फिनॉल की केवल इस अर्थो पोजीशन पर ही ऐड होगी, यहाँ पर SO3H। और इस प्रकार से जो है ये अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कब? जब आप लो टेम्परेचर रखेंगे। लेकिन इसी सल्फोनेशन में यदि आप हाई टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पर, तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये फिनॉल की अर्थो की बजाय जो है पैरा पोजीशन पर अटैक करती है, यहाँ से ये वाली H और ये वाला OH जो है उसको H2O के फॉर्म में रिमूव करती है और जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप आपका SO3H जो है वो इसकी अर्थो पोजीशन पर न जुड़ते हुए इसकी पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाती है और इस प्रकार पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन और सल्फोनिक एसिड कंपाउंड जो है यहाँ पर बनता है। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि सल्फोनेशन में आपको लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन ध्यान रखना है। जो हेलोजनेशन जो है वहाँ पर आपको ब्रोमीन की रिएक्शन एक बार जो है कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में करवा के देखना है, सेकेंड बार जो है वो आपकी वाटर सॉल्वेंट में करवा कर देखना है। और नाइट्रेशन में जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका डाइल्यूट और सेकेंड कंडीशन जो है वो कंसनट्रेट वाली लेना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि फिनॉल जो है इस फिनॉल में नाइट्रेशन, हेलोजनेशन और सल्फोनेशन जो है वो दो कंडीशन में हो रही है और जो एल्काइलेशन जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो रही है, जो हम कल टेक्निक में देख चुके हैं। इसी प्रकार हम इस एनिलीन के नाइट्रेशन की रिएक्शन को भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एनिलीन का जो नाइट्रेशन है, यदि हम जनरल रूल्स की यदि हम बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका नाइट्रिक एसिड जो है उस नाइट्रिक एसिड ने इसकी इस अर्थो और इस पैरा इन दोनों ही पोजीशन पर अटैक करना था, जहाँ से इस तरह से H निकलती, ये दोनों H जो है इस OH के साथ H2O के फॉर्म में इस तरह से रिमूव होती और इस प्रकार से आपका ये नाइट्रो जो ग्रुप है
वो इस ऑर्थो पोजीशन पर, और नाइट्रो ग्रुप जो है आपकी इस पैरा पोजीशन पर इस तरह से जुड़ता और इस तरह से आपको एक मिक्सचर मिलता। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एनिलीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है इस नाइट्रेशन के लिए। इसलिए ये जो नाइट्रेशन जब हम सीधे इसका करवाते हैं तो ये कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और H2SO4 का जो मिक्सचर है ये इस एमिनो ग्रुप को जो है डिकम्पोज कर देता है, और इस तरह से पूरे एनिलीन का जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और हमको ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो NH2 ग्रुप है जो नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, इसलिए हमको क्या करना होता है कि नाइट्रेशन करवाने से पहले इस NH2 ग्रुप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करवाना होता है। प्रोटेक्शन के लिए हम इस एनिलीन का जो है पहले एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन CH3COCl की रिएक्शन यदि करवाई जाती है तो उसको एसिटाइलेशन बोला जाता है। एसिटाइलेशन करते हैं जहाँ पर ये Cl और इस NH2 की एक एच जो है HCl के रूप में रिमूव हो जाती है, और ये एसिटो ग्रुप जो है इस NH2 ग्रुप के साथ जो है यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से आपका NH बचेगा और उसके साथ जो है COCH3 जो ग्रुप है एसिटो, ये इसके साथ कनेक्ट होकर के इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेगा। जिससे क्या होगा कि हम जैसे इसमें कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और H2SO4 मिलाएंगे तो वो इस ग्रुप को है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो प्रोडक्ट मिला है जिसको एसिटिनालाइट कहा जाता है, अब हम इस प्रोडक्ट का नाइट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर इसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों का मिश्रण मिलाएंगे, तब वो हमारी उसी तरह कल जो हमने देखा था उसी टाइप से इसकी या तो इस ऑर्थो पोजीशन से H और इस OH को निकालेगा, या फिर पैरा पोजीशन की इस H और इस OH के साथ H2O को रिमूव करेगी, और ये जो आपका नाइट्रो जो ग्रुप है वो या तो इसकी इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगी, सॉरी या तो इसकी इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगी, या फिर जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपका इस पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रो एसिटिनालाइट और पैरा नाइट्रो एसिटिनालाइट प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का जो है हाइड्रोलिसिस करके जो है हम इनको ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन दोनों ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर, एसिडिक वाटर के साथ इन दोनों को जो है बॉईल किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वाटर क्या करता है, ये जो हमारा एसिटो जो ग्रुप है इसको ये रिमूव कर देता है, इसको यहाँ से ये निकाल देता है, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये H इस NH के साथ या ये वाली H इस NH के साथ वापस जो आपका NH2 ग्रुप जो है वापस बना देती है, और इस तरह से आपको यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट का ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन आपको मिल जाती है। तो इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पर देखा, विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा भाई एनिलीन की इस NH2 ग्रुप की ज़्यादा रिएक्टिविटी होने के कारण ये वाला मिक्सचर हम जैसे इसमें मिलाएंगे तो ये मिक्सचर क्या करेगा, इस NH2 ग्रुप को डिकम्पोज कर देगा, तोड़ देगा, अर्थात पूरे एनिलीन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और हमको ये वाले प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे। ऐसी कंडीशन में हम इस एनिलीन का जो है इनडायरेक्ट तरीके से जो है नाइट्रेशन यहाँ पर करते हैं। इनडायरेक्ट इस टेक्निक में पहले इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसका एसिटाइलेशन किया है, यहाँ पर NH2 ग्रुप को जो है NHCOCH3 में इस तरह से कन्वर्ट करवा लिया है। उसके बाद फिर हम इसका इस नाइट्रेशन मिक्सचर को मिला करके इसका नाइट्रेशन करते हैं, वो नाइट्रेशन करके इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जैसे ही ऐड हो जाएंगे उसके बाद हम इन दोनों ही प्रोडक्ट का जो है हाइड्रोलिसिस करके इसका प्रोटेक्शन हटा करके हम फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार देखा बच्चों आपने कि फिनॉल में और एनिलीन में
दोनों में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शंस है नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, एल्काइलेशन और सल्फोनेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में जो है ये वाले जो दो क्वेश्चन है इन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। वहाँ पर एग्जाम में भी मैक्सिमम जो है वो एक्सेप्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाते हैं। और बाकी मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ, इसलिए कल वाला मेरा वीडियो आपने सभी ने अच्छे से देख लिया होगा। और उस वीडियो के बेसिस पर ये जो सारे क्वेश्चन है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर लेंगे। या इसके अलावा भी और किसी और कंपाउंड में आप देख रहे हो कि एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, फेनिटॉल, एनिसॉल जो है, क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, इतने सारे कंपाउंड्स में रिएक्शन आप आसानी से कर लोगे। इसके अलावा भी और कोई दूसरे कंपाउंड्स यदि आपके सामने आ जाते हैं तो उनमें भी आप आसानी से कर लोगे। सिर्फ आपको जो है ये फिनॉल जो है, इस फिनॉल में ये चारों रिएक्शनें दो दो कंडीशन में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस एनिलीन जो है आपका, इस एनिलीन में सिर्फ आपका ये जो नाइट्रेशन जो है वो नाइट्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी हेलोजनेशन, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन जो है वो आप उसी बेसिस पे कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इन दोनों ही वीडियो को बहुत ध्यान से देख करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। कल हम नेक्स्ट सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।